अच्छा, पीएसजी का ना कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। उनको क्या लगता है कि उनके पास अगर पैसा है ना तो वो इस वर्ल्ड के किसी भी क्लब के किसी भी प्लेयर को, नो मैटर कि वो प्लेयर कितना इमोशनली अटैच्ड है, वो प्लेयर कितना लाइक लेगेसी वाइज यहाँ पर डेस्टाइंड है उस क्लब में सक्सीड होने के लिए, उनके पास अगर पैसा है तो वो यहाँ पर खरीद सकते हैं। और वो यही कंसेप्ट लमीन यमाल पे लगा रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड में भाई आगे जाने से पहले गिव अवे, यानी कि 4 गिव अवे जो हमने एक वीडियो में करा था, इस पर 10,000 कमेंट थे, उसमें 3 गिव अवे के विनर निकाले हमने, और यहाँ पर एल क्लासिको में से भी 1 गिव अवे का विनर निकाला, जिसके रिजल्ट मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिए। और भाई जब तुमने मान ही लिया है कि लंबा टेढ़ा आड़ा तिरछा जैसा भी है भाई अपना ही है, तुम आप लाइक फॉलो क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया? मैंने वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे ब्लाउज पहन रखा है, कर लो यार। और भाई बाकी जितने लोग भी नहीं जीते हैं इंक्लूडिंग मी, मैंने खुद यार 5 करे थे, पर क्योंकि डुप्लीकेट वाले हटा देते हैं, अगले गिव अवे के लिए वेट करो, बहुत जल्दी गिव अवे होने वाला है। बस तुम ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, गिव अवे की टेंशन तुम मत लो। लेकिन आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर एल क्लासिको रिप्ले से। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पर कंटेंट बना दिया है, लेकिन अगर इसको डिटेल में बात करें तो भाई सीन यहाँ पर ये बन रहा है कि बार्सिलोना अब फुल ऑन फाइट लेने के मूड में है। अच्छा, इस पर एक डिप्लोमेटिक चीज भी है। असल में सीन ये चल रहा है कि बार्सिलोना के लपोर्ता ने पब्लिक में आके ये तो कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो घोस्ट गोल, जो लमीन यमाल वाला गोल है, वो नहीं दिया गया, और उसकी वजह से जो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मैच है उसका जो रिजल्ट है वो पलट गया। वो पूरा मेंटालिटी यहाँ पर हर्ट हो गई, वो पूरा गेम का स्टेट चेंज हो गया। ऐसे में हम ये ऐसे लाइक वो नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये तो कहा है कि भाई RFEF की जो हम बात करते हैं वो अपनी ऑडियो को पब्लिक करें, जो कि फिर बाद में उन्होंने पब्लिक कर भी दिया, जिसमें हमने देखा है किस तरीके से यहाँ पर जो रेफरीज और VR के बीच में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 6 एंगल हमने देखे, लेकिन 6 में से किसी भी एंगल में हमको ये नहीं पता चल पाया कि भाई बॉल लाइन के पार गई है। ऐसा जो ऑफिशियल ऑडियो रिलीज हुआ है उसमें पता चला। यहां पर लेपोर्ता ने कहा कि हम ये जो अपडेट है या ये जो हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर हमको जरा सा भी सबूत मिल गया कि यहां पर जो बॉल है वो अंदर गई थी और जो हमारे साथ चीटिंग हुई है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो रीप्ले का हम जो आइडिया है उसको बाहर नहीं करते, हम रीप्ले का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। लेकिन लेपोर्ता का मतलब बताओ, आदमी पॉलिटिशियन है और उसका असल में जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है ही नहीं कि यहां पर एल क्लासिको रिप्ले होना चाहिए। पॉलिटिशियन आदमी है, वो एक तीर से 5-6 निशाने लगाने के लाइक पोटेंशियल भी रखता है और वो लगा भी रहा है। असल में पहली चीज जो वो चाहता है कि वो ये है कि वो पब्लिक में और पूरे बार्सिलोना फैन बेस में, इंक्लूडिंग न्यूट्रल फैन बेस अगर हम बात करें, वो ये प्रूव करना चाहता है कि ला लीगा बार्सिलोना के पूरे एंटी है। साथ ही साथ वो इस एल क्लासिको में भी ये भी प्रूव करना चाहता है कि वो लमीन यमाल का गोल था ही। अब तुम सोचो कि यहां पर इस पूरे इंसिडेंट में ये बात तो है ही नहीं ना कि वो गोल था या नहीं, ये तो ऑलरेडी माना जा रहा है कि वो गोल था जो कि दिया नहीं गया। अब कायदे से वो गोल था या नहीं ये तो अपने आप में डिस्कशन है। तीसरी चीज वो ये चाहता है कि आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में, जो कि हम अगले अभी फुटबॉल डेली के एपिसोड में बात करेंगे, उन्होंने कहा कि वो ये मानता है कि अगर ऐसा मैं एक चाल चलने वाला हूं तो ला लीगा फोर्स हो जाएगी बार्सिलोना को कुछ हद तक रियायत देने में। नहीं तो फिर सबको पता चल जाएगा ना कि ला लीगा एंटी बार्सिलोना है, और ऐसे में ला लीगा कुछ भी होता है अगर पब्लिक में और ज्यादा प्रेशर बनने वाला है यहाँ पर जेवियर तेबस पे। इसी के साथ यहाँ पर लेपोर्ता अपनी भी कुछ देखो दाल गला तो रहा है। उसे पता है कि यहाँ पर बार्सिलोना फैन बेस का उसको पूरा सपोर्ट चाहिए। मेसी इंसिडेंट की बात करें, फाइनेंशियल इंसिडेंट की बात करें, जावी वाले इंसिडेंट की बात करें, लेपोर्ता की पॉपुलैरिटी कम तो हुई है, और ऐसे में वो यहाँ पर एक ही निशाने से 4-5, एक ही तीर से 4-5 निशाने मार तो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, और बार्सिलोना की जो डिमांड है उस पर भी कोई ऑफिशियल अपडेट आई है लेकिन नहीं आई है। लेकिन तो ये मान के चल सकते हो कि बार्सिलोना इस किस्से को तो इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बार्सिलोना के ट्रांसफर अपडेट से। सबसे पहले तो यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना बहुत ज्यादा गर्म है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स की हम बात करें, स्पेनिश रिपोर्ट की बात करें पर्टिकुलरली, तो वो तो ये मान के चल रहे हैं कि जो 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज है ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होने वाला। साथ ही साथ यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा का ड्रीम मूव है बार्सिलोना, और यहाँ पर क्योंकि जाओ कैंसेलो और गुंडोगन ऑलरेडी काफी ज्यादा तारीफ कर चुके हैं बार्सिलोना के कल्चर की और लाइक शहर व लाइफस्टाइल वगैरह की, तो यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा का तो ऑलरेडी मन बैठ चुका है कि उसको बार्सिलोना नहीं आना है। ऐसे में जो उसकी करंट सैलरी है 10 मिलियन जो मैनचेस्टर सिटी में वो कमाता है, वो इस पे भी पे कट। तुम सोच रहे हो बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर भी 10 मिलियन की सैलरी, जो कि और कुछ नहीं है भाई आज के टाइम में, जो आंडू पांडू कोलू मॉनी जैसे प्लेयर कमा रहे हैं, इस पे भी वो पे कट लेने के राजी है। असल में बस दिक्कत की बात यह है कि हाल ही में अपडेट से निकल के आई है कि जो बार्सिलोना की ला लीगा के साथ ऑफिशियल मीटिंग हुई है उसमें जो उनको रिस्पांस मिला है वो पॉजिटिव मिला है। ला लीगा ने आश्वासन दिया है कि हम जो हो सकता है वो करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हैं, पर फिर भी तुमको पैसे तो रेस करने पड़ेंगे।
ऐसे में यहाँ पर बात आती है कि पैसे रेस कैसे होंगे। इसी बीच यहाँ पर ये अपडेट निकल के आती है कि भाई पीएसजी इस चीज़ को सीरियसली ले रही है कि 200 मिलियन वो खर्च कर सकते हैं लमीन यमाल पे। और यहाँ पर तुम में एक सबसे बड़ा काउंटर तो ये आएगा कि एक मिनट, बार्सिलोना ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है, लेपोर्ता ने ऑलरेडी इनडायरेक्टली क्लेम किया है कि वो लमीन यमाल को बेचने के लिए राजी नहीं है और ना बेचेगा, ना ही और अगर वो ये करता है तो बार्सिलोना फैन बेस बहुत ज्यादा एंटी लेपोर्ता हो जाएगा, ये उसको पता है। लेकिन पीएसजी इस चीज का सेंस इसलिए बना पा रही है क्योंकि उनको पता है बार्सिलोना को पैसे रेस करने हैं। दूसरी चीज उनको ये भी पता है कि जो लमीन यमाल का एजेंट है वो जॉर्ज मेंडेस है, जिसका पीएसजी के साथ एक अच्छा रिलेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो काउंटर इस चीज को भी कर रहे हैं कि पीएसजी और बार्सिलोना के बीच में जो रिलेशन है जो कि बहुत खराब है, नॉन एग्जिस्टेंशियल है, उसको वो काउंटर कर सकते हैं 200 मिलियन ज्यादा देके। मतलब ऑब्वियसली 200 मिलियन में अगर 220, 212, वो ये ना कि हर चीज़ को पैसे से खरीदने की आदत है, तभी तो साले चैंपियन लीग नहीं जीते हैं आज तक। असल में मानते हैं कि भाई एम्बापे को अगर किसी से हमको रिप्लेस करना है तो लमीन यमाल बहुत सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो यही है कि भाई तुम विक्टर ओसिमन को भी खरीदने वाले हो, और विक्टर ओसिमन का जो सबसे प्रोबेबल डेस्टिनेशन लग रहा है वो इस समय पीएसजी लग रहा है, उसके बाद चेल्सी आती है। लेकिन मेरे को इसके अलावा ये भी नहीं लगता कि तुमने अभी हाल ही में तो 200 मिलियन खर्च करे हैं पिछले समर ट्रांसफर विंडो में, तुम और 120-140 मिलियन ओसिमन पे खर्च करोगे, उसमें तुमको कैसे लगता है कि ये लमीन यमाल पे 200? वैसे बता दूं, लमीन यमाल बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, बल्कि लमीन यमाल बार्सिलोना के साथ एक लॉन्ग टर्म डील एग्री करने वाला है जिसका रिलीज क्लॉज ही 1 बिलियन यूरोज होने वाला है। लेकिन पीएसजी, मजा तब आएगा अगर पीएसजी सही में एक इंक्वायरी डाल दे ऑफिशियल। अभी तो ये सब रूमर वगैरह की बात है, लेकिन अगर कायदे से आने वाले टाइम में वो ऑफिशियली डाल देती है एक इंक्वायरी, तो बार्सिलोना का जो स्टैंड है ना वो मजा आएगा। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बार को मेरे को ये कहते कि वो अराउओ पे पंट लेने के लिए तैयार है कि भाई अराउओ को एक बार सेल कर सकते हैं, लेकिन लमीन यमाल तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खैर, इसी के साथ अगर जावी की बात करें तो भाई जावी ने एल क्लासिको के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया कि अभी वो वक्त नहीं है जहां पर मैं अपनी जॉब के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये कंफर्म बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लेपोर्ता और जावी के बीच में यहाँ पर एक टॉक होने वाली है और उस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकलेगा उससे पता चल जाएगा कि जावी रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेपोर्ता का अभी भी मन है कि वो जावी को कन्विंस कर सके, लेकिन जावी का यहाँ पर मन शायद से नहीं बदला कि वो बार्सिलोना के इस क्लब में रहना चाहता है नेक्स्ट सीजन भी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ ड्रास्टिकली कुछ नहीं होने वाला और लेपोर्ता के पॉलिटिकल गेम्स जो होते हैं ना उसमें वो जावी ही पिस जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो बैकअप प्लान है वो सिंपल है, मार्कस को यहाँ पर जो कि बार्सिलोना एथलेटिक रिजर्व टीम से उनको प्रमोट किया जाए, या फिर वो एक बाहर का कोई मैनेजर लेके आ सकते हैं जिसमें थियागो मोटा एक बताया जा रहा है कि भाई हाँ भाई उस प्लेयर जो बोलोग्ना एफसी के यहाँ पर मैनेजर है उनको लेके आते हैं। खैर, जब मैनेजर की बात ही हो रही है तो बायर्न म्यूनिख कैसे पीछे छूटेगी? बायर्न म्यूनिख के साथ तो भाई खेल हो रहा है। टुकल ने यहाँ पर ऑब्वियसली टुकल ने रिजाइन कर दिया कि वो इस सीजन के बाद वो नहीं रहने वाले। जिडान नहीं लग रहा, ऐसे में यहाँ पर जाबी अलोंसो ने भी रिजेक्ट कर दिया है, और इसी के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि नागल्समन ने भी रिजेक्ट कर दिया है बायर्न का प्रपोजल। अब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हम स्काई स्पोर्ट्स की बात करें जो कि इस चीज को बहुत डीप जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इंक्वायर कर रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया इस समय जो सबसे फेवरेट मैनेजर है बायर्न म्यूनिख का मैनेजर बनने के लिए वो राल्फ रांगनिक है। वो बता रहे हैं कि बायर्न म्यूनिख इस समय ऑस्ट्रिया नेशनल टीम के साथ यहाँ पर इस समय मीटिंग कर रहे हैं, नेगोशिएशन चालू है, और राल्फ रांगनिक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बन सकते हैं। राल्फ रांगनिक के रिगार्डिंग इस समय जो रिएक्शन है बायर्न फैन बेस में वो इतना ज्यादा नेगेटिव है, सब कह रहे हैं कि अगर राल्फ रांगनिक के लेके आना है तो टुकल को ही रख लो। अब टुकल ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? सब के सब यही देखो, मेरा भी यही मानना है कि टुकल ने ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं है। उसको अगर यहाँ पर ऑब्वियसली उसको अगर उसके सेट के प्लेयर्स दिए जाए या फिर अगर उसको थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, क्या पता वो इससे बेहतर काम कर सके। रांगनिक आके कुछ उखाड़ेगा नहीं। प्लस यहाँ पर रांगनिक के जो प्रिंसिपल्स है, रांगनिक का जो स्टाइल है वो भी भाई इतना ज़्यादा स्टबन है ना कि बायर्न का जो ड्रेसिंग रूम है वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर्स और इतना हाई मोरल, हाई ईगो प्लेयर से भरा हुआ है कि लग नहीं रहा कि रांगनिक को यहाँ पर ज़्यादा लोग मानने वाले हैं। खैर, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि रांगनिक एक मीडियम से शॉर्ट टर्म मैनेजर रहेगा जो कि तब तक काम करता रहेगा जब तक यहाँ पर बायर्न म्यूनिख एक लॉन्ग टर्म मैनेजर ना ढूंढ ले, जो कि तुम समझ सकते हो जाबी अलोंसो पे वो पंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाबी अलोंसो या तो लिवरपूल ही है या फिर मोस्ट प्रॉब्ली तुम मान के चलो कि वो रियल मैड्रिड का मैनेजर ही बनने वाला है, ना कि बायर्न का मैनेजर। वैसे तुम बताना इसके रिगार्डिंग तुम्हारा क्या अपडेट है? रांगनिक टू बायर्न या फिर टुकल प्रेफर करते हो? भाई मैं तो टुकल ही प्रेफर करता हूँ ओवर रांगनिक एनी डे।
इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आर्दा गुलर की, अब देखो रियल मैड्रिड में इस समय सब अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर बार्सिलोना की तरफ से एक प्रेशर है, एक डिप्लोमेटिक केस बनाने की कोशिश है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर हम लाइक रियल मैड्रिड के बोर्ड रूम की बात करें तो वो इस समय कंफ्यूज है कि आर्दा गुलर को अभी तक मौके मिले क्यों नहीं है। वो ये मानते हैं कि यहाँ पर आर्दा गुलर बड़े चैंपियन लीग मैचेस में नहीं खेल सकता, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जब रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रूज कर रही है ला लीगा में, तो यहाँ पर बड़े मैचेस को छोड़ के आर्दा गुलर को टेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया। अब जहां लोग मानते हैं कि आर्दा गुलर के पोटेंशियल को कार्लो एंसेलोटी वेस्ट कर रहा है, वहीं कई लोग यहां पर कार्लो एंसेलोटी को इस चीज से भी डिफेंड करते हैं कि यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड ने ला लीगा अब जाके सिक्योर किया है, अभी तक मामला थोड़ा ऐसा सही था और चैंपियन लीग में इतने बड़े मैचेस थे कि कार्लो एंसेलोटी अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स को यहां पर लाइक खिलाने वाला है और उसमें कोई लाइक बेतुके की बात नहीं है। ऐसे में यहाँ पर 4 दिन पहले अपडेट आई थी कि आर्दा गुलर को शायद से बाहर भेजा जा सकता है लोन पे, जिसमें सविया, रियल बेटिस, वेस्ट हैम ऐसे प्लेयर ऐसे क्लब्स थे, लेकिन रियल मैड्रिड का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि यहाँ पर अगर आर्दा गुलर जाता है लोन पे तो वो सिर्फ उसी क्लब में जाएगा जो कि चैंपियंस लीग में compete कर रहा हो, जिससे उसको एक्सपीरियंस भी मिले और यहाँ पर उसका डेवलपमेंट भी हो। फिर काफ़ी लोग ये मानते हैं कि आर्दा गुलर को नहीं चाहता आर्दा गुलर की वो रियल मैड्रिड को छोड़े और अगले सीजन वो अपनी प्लेस के लिए फाइट करे, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरे को रियलिस्टिकली लग रहा है, एंड्रिक भी आएगा, एम्बापे भी होगा, रॉड्रिगो भी है, विनीसियस भी है, बेलिंगम भी है, ब्राहिम दियाज भी है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर आर्दा गुलर के लिए अपनी जगह बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बट हाँ, मेरे को लगता है कि 1-2 सीजन का तो लोन स्पेल होना ही चाहिए चैंपियन लीग प्लेइंग क्लब में, और जो कि पॉसिबल बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें आर्सेनल वर्सेस चेल्सी के, तो आर्सेनल ने धुएं उड़ा दिए चेल्सी के। आई थिंक दैट वाज अ सैकेबल गेम। भाई पोचेटिनो को सैक किया जा सकता है इस बेसिस पे, इतना घटिया गेम खेला है चेल्सी ने, मतलब खेला ही नहीं है मेरे को लगता है। और आई थिंक मैंने जो मैच देखा आर्सेनल की अगर हम बात करें, मेरे को लगता है कि आर्सेनल तब एक्सेल करती जब उन पे प्रेशर नहीं होता। देखो, जब तक वो फर्स्ट पोजीशन पे थे उनको पता है कि अगर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए तो वो यहाँ पर सेकंड थर्ड पे आ सकते हैं, तो उनको पता है, एक मेंटल प्रेशर रहता है। लेकिन जब उन पे मेंटल प्रेशर नहीं होता ना, तो अपना फ्री फ्लोइंग विदाउट एनी प्रेशर वाला फुटबॉल खेलते हैं, जो कि बहुत क्लासी है। ऐसे में उन्होंने होम पे 5-0 से तोड़ा है, जो कि शायद से 34, 30, 40 साल में पहली बार है उन्होंने चेल्सी पे तोड़ा है। अगर हम यहाँ पर बात करें काय हैवर्ट्स की, बेहतरीन गेम, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा बेहतरीन गेम खेला है, और ऐसा नहीं पहली बार खेला है, वो है मार्टिन अडेगार्ड। भाई अडेगार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो कि 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस दे सकता है बिना किसी गोल के, और ये इसका प्राइम एग्जाम्पल था। असल में चेल्सी के साथ अगर प्रॉब्लम की बात करें तो चेल्सी के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई सीक्वेंस है ही नहीं, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं दिखता अटैक करने का, कोई पैटर्न नहीं दिखता डिफेंड करने का। क्या यहाँ पर एंजो को रोल दे रखा है? एंजो इस समय जो कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा वन ऑफ द शाइनिंग प्लेयर था, वो ऐसा लगता है कि 100 मिलियन इस बे बर्बाद करें, ये तो 15-20 मिलियन का है। और ये एंजो की गलती नहीं है, मैं पार्शियली गलती है एंजो, क्योंकि वो अपने प्राइस को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन पोचेटिनो जिस तरीके से यूज कर रहा है, उसको नंबर 6 खिला रहा है, उसको डिफेंड करने के लिए दे रखा है। काइसेडो इतना ज्यादा काम करता है 2 रीजन की वजह से। पहली चीज तो ये है कि काइसेडो हमेशा ट्रांजिशन को ही रोकता रहता है, उसका काम ही ये लगा रखा है काउंटर अटैक रोक दे। और दूसरी चीज की यहाँ पर क्योंकि एंजो को गलत पोजीशन पे खिला रखा है, तो उसका काम भी काइसेडो को ही करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे को याद आया कि मैच से पहले यहाँ पर पोचेटिनो ने कहा था कि एक क्लब एक चेल्सी फुटबॉल क्लब है, कोल पाल्मर फुटबॉल क्लब नहीं है। कोल पाल्मर नहीं खेला और बता दिया यहाँ पर चेल्सी ने कि ये कोल पाल्मर फुटबॉल क्लब की तरह ही खेल रहा है। और पोचेटिनो मेरे को लगता नहीं है कि वो इस चेल्सी का कुछ भला कर सकता है। निकोलस जैक्सन की बात करें, अगेन जैसा मैंने कहा कि निकोलस जैक्सन इतना फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर बन जाता है कभी कभार कि कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जो कि उसको बरी करने चाहिए बट नहीं कर पाता। मुद्रिक की हम बात करें या फिर मादुएके की बात करें, ये पूरा का पूरा जो अटैकिंग आउटपुट है ना, इससे आप लीस्ट भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि गलती अपनी ही है। मतलब प्लेयर्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, और ये पूरा पोजिशनल सिस्टम, वो भी आर्सेनल के, कि हाई प्रेस, हाई इफेक्टिवनेस, यहाँ पर हाई टर्नओवर रेट है, कि चेल्सी इतना घटिया है इन पोजीशन कि उसको टर्न अराउंड करने में आर्सेनल को 5 सेकंड का ही वक्त नहीं लगता। लेकिन अगर बात करें हम ट्रोसार्ड की बात करें, काय हैवर्ट्स की बात करें, मार्टिन अडेगार्ड की बात करें, डेक्लन राइस की बात करें, मतलब बिछा दिया चेल्सी को, बिछा दिया। और ऐसे में यहाँ पर अगर प्रीमियर लीग की बात करें तो आर्सेनल इस समय यहाँ पर टॉप ऑफ द टेबल है, लिवरपूल पे भी एक गेम इन हैंड है और मैनचेस्टर सिटी पे 2 गेम्स इन हैंड है। और जैसा मैंने बताया ना कि आर्सेनल जब तक यहाँ पर प्रेशर से नहीं खेलती ना, वो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलती है। द मोमेंट उन पे प्रेशर आ जाता है ना कि अगर वो हार गया, पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, वो बॉटल कर देते हैं।